दर्शकों, आज के समय में हम मॉल, सिनेमाघर, ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल और कई कमर्शियल प्लेसेस पे ना अक्सर जाते रहते हैं। लेकिन क्या आपने और हमने कभी ये सोचा है कि इन जगहों पे हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कमर्शियल प्लेसेस पर ना लोगों की जो अगर हम बात करें कि सुरक्षा सिर्फ एक सुविधा नहीं है बल्कि ये कानून की जिम्मेदारी है। फिर चाहे फायर सेफ्टी हो, इमरजेंसी एग्जिट हो, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो या फिर सीसीटीवी कैमरा, हर जगह पे कुछ ना कुछ रूल्स और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय की गई हैं। बिल्कुल, तो इसी खास विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। और सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कमर्शियल प्लेसेस की जो लीगल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है और कमर्शियल प्लेसेस की सेफ्टी को लेकर कानून क्या कहता है। देखिए, कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो जगह व्यवसाय के लिए इस्तेमाल होती है या फिर आय के स्रोत के लिए इस्तेमाल होती है, वो सारी चीज़ें कमर्शियल प्लेस के अंतर्गत आती हैं। और कमर्शियल प्लेसेस में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, किसी भी चाहे आप अगर मान लीजिए हम वहाँ पे शॉपिंग करने गए या फिर किसी अन्य काम के लिए गए, तो कमर्शियल प्लेसेस पे जब हम जाते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो वो प्लेस चला रहा है या फिर जो उसका ओनर है या फिर जो लोग उसमें उसके प्रबंधन में इन्वॉल्व हैं, उन सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि जो भी कंज्यूमर, इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का भी एक हिस्सा ये भी कहता है कि अगर कोई भी जो कंज्यूमर आया है, सिर्फ हम जो सामान खरीद रहे हैं उसकी जिम्मेदारी, उसके सेफ्टी और की जिम्मेदारी नहीं है जो कमर्शियल प्लेस जिसका है या फिर जो सामान बेच रहा है, उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि सही सलामत जो आया है उसके जिंदगी की भी सलामती की जिम्मेदारी उस कमर्शियल प्लेस जो है उसकी है। बिल्कुल जी। तो सर, ऐसे में सवाल ये है कि अगर हम मॉल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल, ऑफिस जैसी जो जगह है, उनके जो ऑनर हैं और इसके साथ ही जो मैनेजमेंट है, उनकी क्या क्या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? देखिए, जो भी उस कमर्शियल प्लेस के ओनर हैं, चाहे ऑक्यूपायर हैं, ऑक्यूपायर मतलब मान लीजिए कि मेरी बिल्डिंग है और मैंने किसी को लीज पे दे दी, वहाँ पे कोई अपना मॉल खोल के चला रहा है, तो उन दोनों की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो ओनर है, चाहे ऑक्यूपायर है या फिर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके कोई काम वहाँ करा रहा है फॉर द टाइम बिंग, तो इन सब की सामूहिक जिम्मेदारी वहाँ पे बनती है। और जब भी कोई कमर्शियल प्लेस खोला जाता है तो सबसे पहले जो संबंधित एनओसी होती है, संबंधित एनओसी में क्या क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कोई लोकल बॉडी होती है, दिल्ली में अगर हम माने तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर अन्य शहरों की, हर शहर की अपनी एक लोकल बॉडी होती है। लोकल बॉडी से ज़रूरी लाइसेंस आप लेंगे। अगर वो प्लेस रेजिडेंशियल प्लेस है तो आपको उसको कमर्शियल प्लेस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कमर्शियल प्लेसेस के अलग मानक होते हैं, अलग जगहें हैं उनके लिए तय होती हैं। रेजिडेंशियल प्लेसेस के पास इसलिए नहीं रखा जाता उनको क्योंकि वही एक दूसरी बात की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्लेस में अलग तरीके की चीज़ें होती है। कमर्शियल प्लेसेस में आप जो पावर सप्लाई होती है बहुत हाई होती है, तो अगर कभी आग लगती है तो वो इसलिए रेजिडेंशियल प्लेसेस और कमर्शियल प्लेसेस को अलग अलग रखा जाता है। इसलिए एक ज़रूरी लाइसेंस लेना पड़ता है कमर्शियल लाइसेंस के लिए। आपने उस कमर्शियल प्लेस का लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपको जो भी वहाँ के लोकल अथॉरिटी का जो लाइसेंस होगा वो आपको लेना पड़ेगा। फायर एनओसी एक सबसे बड़ा, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि 1999 से जब उपहार कांड दिल्ली में हुआ था उसके बाद से कई सारे इंसिडेंसेस पूरे देश भर में हो रहे हैं, तो फायर एनओसी एक सबसे बड़ा मानक है कि फायर एनओसी आपको लेना ज़रूरी है। तो ये जितने भी आपके, एक तो लोकल अथॉरिटी से जितने भी आपके लाइसेंसेज हैं, दूसरा बिल्डिंग को चलाने के लिए जो आपको लाइसेंस है या फिर जो आप काम कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी लाइसेंसेज हैं, और सुरक्षा के मानक जितने भी, चाहे वो लिफ्ट आप लगा रहे हैं तो लिफ्ट से संबंधित जो सुरक्षा के मानक हैं उन वो जिम्मेदारी जो उस ऑक्यूपायर और ओनर है उसकी भी है, और जो लिफ्ट लगा रहा है, जो कंपनी लिफ्ट लगा रही है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। कभी कभार ऐसा होता है कि लिफ्ट जो लगाता है कंपनी कहती है कि आपने हमें बोला, हमने लगा दिया, उसके बाद आपने बोला नहीं, हमने कोई लाइसेंस लिया नहीं, तो ये जो लिफ्ट लगा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये सुरक्षा की जिम्मेदारी इन सबकी होती है। और जो भी ज़रूरी लाइसेंसेस होते हैं, ज़रूरी लाइसेंसेस जिन जो लोग वहाँ काम करते हैं, सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि ज़रूरी लाइसेंस लेने के बाद ही आप वो प्लेस ओपन करें। अदरवाइज
संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ऐसे इंसिडेंसेस की। और ऐसे इंसिडेंसेस क्योंकि जब आप कमर्शियल, मैं एक छोटी सी अगर बात बताऊं कि जब हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग में रहते हैं तो हमारे आने जाने के लिए एक गेट होता है, हम आते हैं उसी गेट से, उसी से जाते हैं। लेकिन कमर्शियल प्लेसेस में एटलीस्ट 2 इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था की गई है लगभग हर अथॉरिटी द्वारा, कि अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, तो कम से कम एग्जिट की व्यवस्था हो, वहाँ पे 2 इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था हो। अगर कोई बड़ी बिल्डिंग हो तो और इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था हो। तो इससे जो है, जो भी अप्रिय घटना है, कभी मान लीजिए हम उसको रोक, तो पहली बात तो हम उसको रोकेंगे। अगर इनकेस मान लीजिए कि कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो अप्रिय घटना होने के समय लोगों को बचाया जा सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी यहाँ पे जिक्र किया फायर एनओसी का, तो मेरा अगला सवाल यही है कि फायर सेफ्टी को लेके कौन कौन से नियम जरूरी नियम हैं, और अगर उनका पालन नहीं किया जाता तो किस तरह की कार्यवाही हो सकती है? देखिए, फायर एनओसी के लिए फायर डिपार्टमेंट, हर प्रदेश में फायर डिपार्टमेंट है। जैसे दिल्ली में दिल्ली फायर सर्विसेज है, वैसे हर प्रदेश में अपनी अपनी फायर सर्विसेज हैं। तो जब भी कोई कमर्शियल प्लेस हम स्टेब्लिश करते हैं तो रेस्पेक्टिव जो फायर सर्विस होता है उससे हमें फायर एनओसी लेनी होती है। फायर एनओसी जो फायर सर्विस होती है वो उनके अपने मानक होते हैं। जो जरूरी मानक हैं, जैसे किसी भी बिल्डिंग में आपको स्प्रिंकलर की व्यवस्था होनी चाहिए, एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था होनी चाहिए, एक इवैक्यूएशन प्लान आपका होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट जो मैंने बताया वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, बहुत सारे जगहों पे मैंने देखा कि 50 कमरों की बिल्डिंग है और 2 एक्सटिंग्विशर लगा दिया सिर्फ एक दिखावे के लिए कि ये हमने फायर एक्सटिंग्विशर लगाया हुआ है। तो वो भी गलत है, क्योंकि आपके जितने कमरे हैं, जितने आपके फ्लोर्स हैं, उसके हिसाब से एक्सटिंग्विशर लगते हैं। आप ऐसा नहीं कि आपने 4 एक्सटिंग्विशर लगा दिए 40 कमरों की बिल्डिंग में। तो ये सारी चीज़ें जब फायर डिपार्टमेंट को जब आप लिखते हैं, जब आप बिल्डिंग तैयार हो जाती है, फायर डिपार्टमेंट को आप लिखते हैं कि हमें फायर एनओसी चाहिए, और जब तक फायर एनओसी आपको नहीं मिल जाती आप उस बिल्डिंग को रन नहीं कर सकते। वो अगर आप रन करते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा और आपकी बिल्डिंग सीज हो सकती है। फायर डिपार्टमेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो आपकी बिल्डिंग सीज कर सकता है, आपका जो भी काम चल रहा है उसको तुरंत के तुरंत रुकवा सकता है, आप पे जुर्माना लगा सकता है, आप पे अन्य जो आज बीएनएस हमारे पास है और पहले पीनल कोड था, उसके तहत आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा के, आपके खिलाफ कंप्लेन करके आपके खिलाफ मुकदमा भी चलवा सकता है। तो ये जिम्मेदार, पहली बात तो देखिए, एक कानूनी रूप के पहले एक हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर हम पब्लिक के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी हुई कि मैं ये सारे कंप्लायंसेस फॉलो करूँ। उसके बाद कानूनी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप उस सारे जो कानूनी मानक है उनको आप फॉलो करिए। और तीसरा, जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो समय दर समय, मान लीजिए कोई अगर बिल्कुल साथ, लेकिन यहाँ एक सवाल मेरा आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इमरजेंसी एग्जिट की बात करें, किसी भी बिल्डिंग में जा रहे हैं, कमर्शियल प्लेसेस में हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर इमरजेंसी एग्जिट है या फिर उसके बाद एविक्यूएशन प्लान जो है वो कितना ज़रूरी होता है, और क्या कमर्शियल बिल्डिंग में इनका होना अनिवार्य है? बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ज़्यादा। मैंने यही बोला कि बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, मान लीजिए मैं पहली बार किसी कमर्शियल प्लेस में गया, कोई ऐसा मान लीजिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम ले लेते हैं, तो हो सकता है मैं पहली बार गया हूँ, मुझे पता नहीं है कि अगर मान लीजिए आग लग जाती है, कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, तो मैं कैसे बाहर निकलूँगा। तो उसके लिए आपका इमरजेंसी एग्जिट और इवैक्यूएशन प्लान, जो आप कभी गए होंगे, आपने ध्यान दिया होगा, कई सारी जगहों पे बना होता है कि अगर आप इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको ऐसे ये रूट फॉलो करके आपको बाहर निकलना है, तो वो इवैक्यूएशन प्लान हर फ्लोर पे आपको लगाना ज़रूरी है। और उसको, और एक जो बिल्डिंग का मैप होता है कि कैसे कैसे बिल्डिंग है कहाँ पे, उस हर फ्लोर पे वो मैप भी लगाना जरूरी है, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी होती है तो अचानक सबको ये पता रहे कि ये इवैक्यूएशन प्लान है, इस पाथ को फॉलो करते हुए मैं बाहर जा सकता हूँ, और वो पाथ फॉलो करते करते इमरजेंसी एग्जिट जो है, इमरजेंसी एग्जिट के माध्यम से मैं बाहर जा सकता हूँ। बिल्कुल। एज पर द एक्ट 2 इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था है कि कोई भी कमर्शियल प्लेस अगर आप रहते हैं मिनिमम 2 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी बिल्डिंग बड़ी है, आपके ज़्यादा फ्लोर्स हैं, तो आपको और भी इमरजेंसी एग्जिट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वो 2 ही रखना है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग में मैंने देखा है कि एक भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। मैं अभी आपको दिल्ली की एक घटना बताऊं, पिछले साल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक घटना हुई, वहाँ पे एक भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं हुआ, और इसी वजह से लिफ्ट का उनके पास एनओसी नहीं था, इसी वजह से 2 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये सिर्फ एक लापरवाही भी होती है, और कानूनी रूप से हम जो फॉलो करना होता है वो नहीं करते हैं, इसकी वजह से कई सारी जानें चली जाती हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये सवाल बहुत ज़रूरी बनता है कि अगर किसी कमर्शियल प्लेसेस में अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी में कोई लापरवाही होती है और जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो इसकी जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? देखिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल अब मैं आपको बताऊं कि जो उसका ऑक्यूपायर होता है, जो वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या फिर जो भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, सबसे पहली जिम्मेदारी उसकी होती है। क्योंकि अच्छा। आप अगर उस बिल्डिंग को चला रहे हैं तो आपके जितने भी मानक हैं, जितने भी कानूनी रूप से आपको लाइसेंस लेने थे, एनओसी लेने थे, वो जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी आपकी बनती थी। आपने नहीं लिया, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी हुई। दूसरी जिम्मेदारी जो उस बिल्डिंग का ओनर है, कभी कभी होता है कि एक ही ओनर है और वही वो चला रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ऐसा होता है कि ओनर कोई और होता है, ऑक्यूपायर कोई और होता है। तो ओनर की भी ये जिम्मेदारी है। ओनर का जिम्मेदारी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती कि हमने बिल्डिंग लीज पे दे दी और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं खत्म होती। वो जब लीज पे दे रहा है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए लीज पे दे रहा है, क्या यहाँ पे एक्टिविटी होने जा रही है, और जो एक्टिविटी होने जा रही है उस एक्टिविटी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या एनओसी ज़रूरी है, क्या क्या कानूनी रूप से मानक ज़रूरी हैं, उन मानकों को पूरा करवाना, जो उनके बीच एग्रीमेंट एमओयू होता है, तो उसमें भी क्लियरली ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 2 लोगों की जिम्मेदारी कम से कम है। तीसरा, अगर मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है तो लेबर जो यहाँ पे लगे हुए उनके सेफ्टी की जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की है। लिफ्ट, जैसे मैंने बताया, कोई लिफ्ट लगा रहा है तो जो लिफ्ट कंपनी लगा रही है उनकी जिम्मेदारी है। और एक लास्ट एक जिम्मेदारी उन वहाँ के जो संबंधित अधिकारी होते हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप पब्लिक सर्विस के लिए हैं, आप लोगों की सेवा के लिए हैं, लोगों की सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। अगर आपके एरिया में कोई ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटी इलीगल तरीके से चल रही है तो आपके पास पावर भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो आप अपने पावर का इस्तेमाल करके और उन जिम्मेदारियों को निर्वहन आपको बिल्कुल करना चाहिए, जिससे कि ये अप्रिय घटनाएं जो देश में हो रही हैं वो ना हो। बिल्कुल। तो ऐसे में एक सवाल ये है सर कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास कौन कौन से लीगल राइट्स और लीगल ऑप्शंस होते हैं? देखिए, अगर कोई ऐसी घटना होती है तो अगर मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त होता है तो उसके पास खुद का राइट है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो भी लीगल हेयर्स होते हैं, लीगल हेयर्स हम कानूनी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो जो भी उनके उत्तराधिकारी, हम बोलते हैं कि उनके उत्तराधिकारी तो वैसे कॉमन लैंग्वेज में, लीगल हेयर्स में जो भी उनके आश्रित लोग होते हैं, माता पिता हो गए, भाई हो गए, जो भी उनके घर के परिवार के लोग हैं, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन एफआईआर जो लॉन्च कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो भी ऑक्यूपायर है या ओनर है उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो केस फाइल कर सकते हैं कंपनसेशन का। हाई कोर्ट में रिट के तहत भी जा सकते हैं वो कंपनसेशन के लिए जी। और सिविल डैमेजेस का भी केस फाइल कर सकते हैं। तो ये 3-4 रेमेडीज़ हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। जैसे मैंने कहा कि आपको कंपनसेशन के लिए आप, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसकी भी बात करता है कि जो कंज्यूमर है उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी जो कमर्शियल प्लेस चला रहा है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके तहत आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको सबसे ज़्यादा सुविधा होती है केस फाइल करने में, क्योंकि वहाँ पे कोर्ट फी वगैरह की कोई लायबिलिटी नहीं होती है और वो कंज्यूमर्स के लिए ही बना है, तो वो सबसे ईजी सॉल्यूशन होता है। आपको एफआईआर जरूर करानी चाहिए, जिससे कि जिन लोगों ने गलती करी है उनको कम से कम सबक मिले, आने वाले लोग सबक सीखें, जिससे कि ऐसी गलतियां ना हो। और सिविल कोर्ट में भी आप सिविल डैमेजेस के लिए उसमें केस तो सर, ये जो कमर्शियल प्लेसेस होते हैं, क्या इन पे रेगुलर इंटरवल्स में सेफ्टी ऑडिट होता है और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, ये बिल्कुल मैं आपको कहूँ कि जितने भी सेफ्टी ऑडिट्स हैं वो रेगुलर होने चाहिए। जैसे आप कभी लिफ्ट में जाते हैं तो आपने कभी देखा होगा छोटा सा उस पर लगा होता है कि ये इसका ऑडिट हुआ और ये इस ड्यूरेशन तक वैलिड है। तो आप जब कभी लिफ्ट में चढ़ते हैं तो आपको जरूर देखना चाहिए, हमारे एज ए बीइंग कंज्यूमर हमको भी ये देखना चाहिए कि हम अगर किसी लिफ्ट में चढ़ते हैं तो ये देखना चाहिए कि उसमें ये लगा हुआ है, इसका ऑडिट हुआ है, नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो उसके ओनर को आप लिखिए या फिर संबंधित अधिकारी को लिखिए कि भाई इसका ऑडिट क्यों नहीं हुआ और बिना ऑडिट के लिफ्ट कैसे चल रही है, क्योंकि चल रही है, राम भरोसे चल रही है, किसी दिन गड़बड़ हो गया तो फिर कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो हमें भी जागरूक बनना पड़ेगा। अगर हम किसी बिल्डिंग में गए, हमें लगा कि कमर्शियल प्लेस है, यहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दिख रहा है, तो हमें भी एक जागरूक बनना पड़ेगा कि भाई फायर एनओसी का आपने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है। बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में ये घटनाएं हो रही हैं, तो कोई अभिभावक जा रहा है अगर कहीं पे बच्चे का अपना एडमिशन कराने, तो उसको भी ये पूछना चाहिए ओनर से कि भाई क्या आपके पास एनओसीज हैं, नहीं है।
आपके पास एनओसी है तो आप दिखाइए। तो ये ऑडिट्स जो है समय दर समय बिल्कुल होते रहने चाहिए। ये जो संबंधित अधिकारी होते हैं, संबंधित विभाग जो है, अगर फायर डिपार्टमेंट तो फायर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, लोकल अथॉरिटी है तो उसकी जिम्मेदारी है, इन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है समय दर समय ऑडिट करने की। और ऑडिट में कोई भी चीज़ गलत पाया जाता है तो आप जुर्माना लगा सकते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑडिट, कभी कभार होता है गलत तरीके से, लीगल तरीके से, हम जानते हैं कि कैसे तरीके से ऑडिट होते हैं और गलत तरीके से ऑडिट पास कर दिया जाता है, तो इन सब की जिम्मेदारी तब तय होगी जब कोई ऐसी अप्रिय घटना होती है। तो ऐसे में सर, अगर हम बिल्डिंग ऑनर्स की बात करें और मैनेजमेंट की बात करें तो किन किन सरकारी डिपार्टमेंट से उनको सेफ्टी के लिए क्लियरेंस लेनी होती है? देखिए, मैंने कहा कि जब आपकी बिल्डिंग बन रही होती है सबसे पहले, तो आपको अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो आपको कमर्शियल प्लेस में कन्वर्ट कराना पड़ेगा जी, जो भी संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस है। उसके बाद आपको लोकल अथॉरिटी जो भी होती है, दिल्ली की लोकल अथॉरिटी है, अन्य जगहों की, हर शहर की अपनी लोकल अथॉरिटी होती है, उस लोकल अथॉरिटी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। उसके बाद फायर संबंधित डिपार्टमेंट से आपको फायर एनओसी लेना पड़ेगा। लिफ्ट से संबंधित जो भी आपके एनओसी हैं वो आपको लेना पड़ेगा। तो जितने भी चीज़ें आप कर रहे हैं उन सब की से संबंधित डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। और जिससे आप एनओसी लेते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप आइए। जो पहला ऑडिट तो उसी समय होता है जब आप चीज़ें शुरू करते हैं, तो पहला ऑडिट संबंधित अधिकारी द्वारा, संबंधित विभाग द्वारा पहला ऑडिट उसी समय कंडक्ट किया जाना चाहिए। वो उसको हम ऑडिट ही कह सकते हैं, चाहे आप जांच करने आइए चाहे कुछ करने आइए, तो पहला ऑडिट आप कंडक्ट करके जब तक वो एनओसी नहीं देता तब तक अगर कोई बिल्डिंग चल रही है तो वो उसको इलीगली कहा जाएगा। और इलीगल तरीके से अगर कोई बिल्डिंग चल रही है, किसी की भी जान माल की हानि होती है, तो उस सबकी जिम्मेदारी, इन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बिल्कुल होती है। अभी आपने जिक्र किया था कि ये एक हमारी भी जिम्मेदारी होती है एज ए नागरिक कि हम भी देखें कि किस तरह से ऑडिट कब किया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कमर्शियल प्लेस पर सेफ्टी रूल्स का उल्लंघन होते हुए देखता है तो वो कंप्लेंट कहाँ कर सकता है और कैसे कर सकता है? देखिए, अगर हमको कोई उल्लंघन होते हुए दिखता है तो हम लोकल अथॉरिटी जो है वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। संबंधित थाने में कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम आर्टिकल 21 हमें ये इस बात की इजाज़त देता है कि हम राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, हमारी जो जीवन है वो डिग्निटी के साथ हम जिए। हमारे जान माल का कोई नुकसान जहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, तो उसके तहत भी हम लोकल पुलिस में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। फायर से संबंधित कोई मामला है तो फायर डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन माध्यम से कंप्लेन रिसीव करते हैं। मुझे लगता है कि आजकल शायद ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट बचा होगा जो ऑनलाइन माध्यम से कंप्लेन रिसीव नहीं करता। तो आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन माध्यम से सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आपने देखा कि हाँ ये मैं दिल्ली में रह रहा हूँ या उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ या किसी भी प्रदेश में रह रहे हैं आप, वहाँ का फायर डिपार्टमेंट कौन है, वहाँ से कंप्लेन की, और हर जगहों के अलग अलग कंप्लेन के अलग अलग उन्होंने नंबर भी, ग्रीवांस के लिए नंबर भी अलग से डेजिग्नेटेड नंबर बनाए हुए हैं। तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, जिससे संबंधित आपको लगे कि अगर आपको लगता है कि ये बिल्डिंग गलत तरीके से बनाई गई तो बिल्डिंग से संबंधित आप भवन निर्माण से संबंधित विभाग में कंप्लेन करिए। फायर से संबंधित कोई मामला है तो फायर डिपार्टमेंट को कंप्लेन करिए। लिफ्ट से संबंधित मामला है तो आप लोकल अथॉरिटी जिस चीज की कंप्लेंट है उससे रिलेटेड उसी से संबंधित विभाग में आपको वहां पे जाके हम तो ऐसे में हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, सीनियर सिटीजन्स की बात करें और दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें, तो क्या इनकी सेफ्टी के लिए सेफ्टी गाइडलाइंस जो है हम बात मतलब क्या स्पेशल गाइडलाइंस होती है इनके लिए करी गई? बिल्कुल, देखिए, अगर मैं कोई कमर्शियल एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ जहाँ पे महिलाएं भी अपेक्षित हैं कि महिलाएं भी आएंगी, बच्चे भी आएंगे, दिव्यांगजन भी आएंगे, तो सबसे पहले तो उनके आने के लिए मैं व्यवस्था करूंगा। कानूनी रूप से एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि दिव्यांगजन आता है तो उसके लिए क्या व्हीलचेयर की व्यवस्था हमारे पास है या नहीं है, आपको व्यवस्था करनी। जैसे हमारे कोर्ट्स में व्हीलचेयर की अलग से व्यवस्था, जब हम कोई केस फाइल करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या कोई इस मामले में कोई दिव्यांगजन है। अगर दिव्यांगजन है, अगर हम उसको टिक कर देते हैं तो वो व्हीलचेयर की व्यवस्था ऑलरेडी आपको गेट पे मिल जाएगी। जब आपका केस लगेगा तो वो आपको व्हीलचेयर की व्यवस्था वहाँ पे मिल जाती है, आपको एक अटेंडेंट में मिलेगा, व्हीलचेयर से आपको लेके आएगा। तो ऐसे ही व्यवस्था आपको हर प्लेस पे करनी पड़ेगी और ऐसी व्यवस्था है, कानूनी रूप से व्यवस्था है, आपको करनी चाहिए कि अगर कोई दिव्यांगजन आता है तो आपको व्हीलचेयर की वहाँ व्यवस्था हो जो आपको लेके आए।
कोई महिला आ रही है तो उसके सुरक्षा के संबंधित मानक हैं वहाँ पे नहीं है, जो सुरक्षाकर्मी होने चाहिए वो हैं कि नहीं है, एक साफ वातावरण, स्वच्छ वातावरण वहाँ पे, सुरक्षित वातावरण वहाँ पे है कि नहीं है, कोई बच्चा आ रहा है तो कोई ऐसी एक्टिविटी तो वहाँ पे नहीं चल रही है जो बच्चों के मानसिक रूप से कोई गलत प्रभाव डालेगी। तो ये कानूनी रूप से बाध्यता भी है, जिम्मेदारी भी है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी, तो एक तो हमारी कानूनी रूप से हमारी बाध्यता है, दूसरे सामाजिक रूप से हम सबकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि अगर हम किसी को अपेक्षित कर रहे हैं, महिला को अपेक्षित कर रहे हैं हमारे प्लेस पे, किसी बच्चे को, दिव्यांगजन को, तो उसके लिए एक हम सुरक्षित वातावरण बनाकर दें। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल आज आपने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को भी पता चला कि अगर कमर्शियल प्लेसेस है तो वहाँ हमारी सेफ्टी क्या होनी चाहिए, और काफ़ी सारे यहाँ पे कानूनी पहलुओं पर भी आपने नज़र डाला। तो हमारे साथ जानकारी साझा करते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट रुद्र विक्रम सिंह जी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत सारी जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।